हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक मौर्य वंश, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और साथ ही साथ बिंदुसार के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कल की क्लास में। और उसी के आगे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कलिंग युद्ध की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले सम्राट अशोक के जीवन के बारे में कुछ जो बातें हैं, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानते हैं। फिर हम आगे की जो घटनाएं हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बिंदुसार के 2 पुत्र थे, यानी बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जिनमें अशोक ने ही अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो शासन है उसको, यानी उसमें कब्जा कर लिया था। और बिंदुसार के पुत्र थे और विश्व के महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता है सम्राट अशोक को, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने समय में मौर्य वंश का और भी ज़्यादा विस्तार किया। और यानी पहले भी हमने देखा था मौर्य वंश का काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ ही साथ जो आज का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उन सभी में मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। तो विश्व के एक महान शासक थे सम्राट अशोक, और बहुत सारा कार्य भी किया इन्होंने जनता के पक्ष में भी। और साथ ही साथ एक निर्दयता भी दिखती है। जब कलिंग युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इनकी निर्दयता के बारे में भी, और फिर इनका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसलिए अन्य नामों में इन्हें जाना जाता है सम्राटों के सम्राट। सम्राटों के सम्राट कहा जाता है सम्राट अशोक को, और अशोक महान की भी संज्ञा इनको दी गई। और साथ ही साथ सम्राट अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी नामक जो उपाधि है वो भी धारण की। और अगर हम बात करें शासनकाल की, तो जो इनका शासन रहा, सम्राट अशोक का शासन रहा मौर्य वंश के अंतर्गत, तो उसमें 269 BC से 232 BC तक का जो शासन रहा वो, यानी उसमें शासन रहा सम्राट अशोक का। और विश्व बंधुत्व का संदेश देने के लिए इन्हें अशोक महान की भी उपाधि दी गई, क्योंकि ये एक तरफ तो विश्व बंधुत्व का संदेश देते थे, फिर जब कलिंग युद्ध हुआ तो इनकी निर्दयता दिखाई पड़ी। और उसको देखकर, यानी कलिंग युद्ध के दौरान देखकर फिर इनका हृदय परिवर्तन भी हुआ, और फिर इन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए। तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। सम्राट अशोक का जो समय काल रहा 269 से 232 BC तक शासन किया, और ये बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राटों के सम्राट कहा जाता था, और साथ ही साथ विश्व के महान शासकों की श्रेणी में रखा जाता था सम्राट अशोक को। मौर्य वंश के एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि संस्थापक थे, उनको भी एक महान शासक का दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद अगर मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में हम बात करें तो वो थे सम्राट अशोक। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं एक भीषण और भयावह युद्ध के बारे में, जिसने सम्राट अशोक के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। तो क्या था कलिंग युद्ध और कब ये हुआ? तो सबसे पहले कलिंग युद्ध कब हुआ, टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा वाला एरिया है, वही पहले कलिंग हुआ करता था। और इसकी राजधानी भी आपको याद रखनी है। तब क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी हुआ करती थी तोसली इसकी राजधानी थी। और आज का जो उड़ीसा है वो कलिंग हुआ करता था मौर्य वंश के शासन के दौरान। और यहाँ की एक महारानी भी थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था करुआकी। और ऐसा कहा जाता है, कई सारे ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि जो करुआकी थी वही बाद में, यानी करुआकी से ही बाद में अशोक ने विवाह भी कर लिया। तो ये उनकी पत्नी भी थी करुआकी, जो कि कलिंग की महारानी थी, इसकी राजधानी थी तोसली। तो अब अशोक ने क्या सोचा? अशोक ने सोचा कि कलिंग पर आक्रमण कर दिया जाए। और आक्रमण क्यों किया? तो किसी न किसी लाभ के लिए ही जो आक्रमण है वो किए जाते हैं। दूसरे जो अन्य प्रदेशों पर जो कब्जा किया जाता है वो किसी न किसी लाभ के लिए ही किया जाता है। तो अशोक का यहाँ पर मानना था कि साम्राज्य विस्तार एक इसमें नीति शामिल थी।
और साथ ही साथ समुद्र तक पहुंच बनाना, क्योंकि पता है आज का जो उड़ीसा वाला एरिया है वो समुद्र किनारे स्थित है। तो यही पहले कलिंग था, तो वो भी समुद्र किनारे ही स्थित हुआ करता था। तो समुद्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए और साम्राज्य विस्तार करने के लिए ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर लाखों लोगों की जान गई, यानी लाखों लोगों की मृत्यु हुई। बहुत ही भयावह ये युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध हुआ, और कई लोग मारे गए, कई बंदी बना लिए गए। तो कई सारी हत्याएं इसमें देखने को मिली। एक भीषण नरसंहार हुआ इस युद्ध के दौरान, कलिंग युद्ध के दौरान। और इस युद्ध की जो चर्चा है, यानी इस कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में की गई है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम्स का। तो कई बार पूछा भी गया है कि कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में की गई है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13वें शिलालेख में। शिलालेख क्या होते हैं, यानी पत्थर में कोई भी लिप से जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हें ही हम शिलालेख कहते हैं। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि आज का उड़ीसा का जो उड़ीसा प्रदेश है वही पहले कलिंग हुआ करता था, जिसकी राजधानी तोसली थी। और साम्राज्य विस्तार और समुद्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए अशोक ने इस कलिंग पर आक्रमण किया था और लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हुई। और फिर अशोक ने जब ये भीषण नरसंहार देखा तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, यहाँ पर हृदय द्रवित हो उठा, वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गया इस प्रकार के भीषण नरसंहार को देखकर, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और फिर उसने सभी जो युद्ध की गतिविधियां थी उन पर रोक लगा दी, साथ ही साथ धम्म की नीति अपनाई। तो धम्म की नीति क्या होती है? धम्म की नीति का मतलब होता है शांति और अहिंसा। शांति और अहिंसा की नीति अपनाई अशोक ने इस कलिंग युद्ध के बाद। और यही एक ऐसा युद्ध था जिसने सम्राट अशोक के जीवन को बदल दिया, हृदय को परिवर्तित कर दिया। जो पहले एक निर्दयता थी अशोक के हृदय पर, अब वो पूरी तरीके से शांति और अहिंसा पर बदल चुकी थी। तो यही एक युद्ध था, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये युद्ध था, एक भयावह युद्ध था हम ये कह सकते हैं, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ। और अब हम आगे बात करें तो बौद्ध धर्म प्रसार के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो अशोक था, यानी सम्राट अशोक एक धर्मनिरपेक्ष राजा हुआ करता था। और शुरू में ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था, शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था सम्राट अशोक। फिर इसने उपगुप्त, जो कि एक बौद्ध भिक्षु था, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उपाय पूछा। जब उसका हृदय व्याकुल हुआ कलिंग युद्ध के बाद, तो उपगुप्त ने बताया कि आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, यहाँ पर आप जो अपनी नीति है वो आप यहाँ पर अपनी नीतियाँ चला सकते हैं, जो कि शांति और अहिंसा की जो आपको नीति अपनानी है वो बौद्ध धर्म में संभव है। बौद्ध धर्म वैसे भी शांति का प्रतीक है, शांति का जो प्रकाश है वो फैलाता है बौद्ध धर्म, तो आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के कहने पर, ये बौद्ध भिक्षु का नाम भी आपको याद रखना है, उपगुप्त नामक वह बौद्ध भिक्षु के कहने पर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक बड़े पैमाने पर वर्क किया। तो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो अशोक के शासनकाल में ही हुआ। अशोक ने एशिया के साथ ही साथ अन्य जो यूनान वाला एरिया है, श्रीलंका वाला एरिया जो कि एशिया के अंडर में ही आता है, तो वहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म जो पहुँचा वो सम्राट अशोक की ही देन थी। तो बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया सम्राट अशोक के द्वारा। तो इसने अपने पुत्र, जिसका नाम था महेंद्र, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा, तो इन दोनों को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के लिए, प्रचार के लिए। तो अभी हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था, और फिर उसका पुत्र बिंदुसार भी जैन धर्म का अनुयायी। और शुरू में जो सम्राट अशोक थे वो भी शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, बट कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर इसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया। और वहाँ पर धम्म का प्रचार का मतलब है शांति और अहिंसा की सीख दी अन्य देशों को भी, और बौद्ध धर्म का
प्रचार भी किया बड़े पैमाने पर। और साथ ही साथ कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया। हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो आपको बताया था स्तूप क्या होते हैं, जिनमें बुद्ध के अवशेषों को रखा जाता है। तो सांची स्तूप जो कि सबसे बड़ा स्तूप है, और उसके साथ ही साथ सारनाथ स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने कराया था। तो कई सारे स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया, जिनमें सांची स्तूप और सारनाथ स्तूप प्रमुख हैं। और आप अगर सारनाथ कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर सारनाथ का जो स्तूप बना है, साथ ही साथ वहाँ पर म्यूजियम बनाया गया जिसमें कई सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर रखी हुई हैं। तो आप वहाँ जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, एक अच्छा प्लेस है। और साथ ही साथ जो गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया था वो भी सम्राट अशोक के द्वारा ही कराया गया था। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया सम्राट अशोक के द्वारा। और अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्य जो सम्राट अशोक के द्वारा कराए गए। तो इसने कई सारे शिलालेखों को भी लिखवाया, यानी शिलालेखों का जनक कहा जाता है सम्राट अशोक को, क्योंकि कई सारे शिलालेख बाद में मिले जिनसे जानकारी मिली अशोक के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में, क्योंकि अलग अलग शिलालेख में इसने अपने कार्यों को लिखवाया था। और जो ये शिलालेख लिखे गए थे ये 4 लिपियों में लिखे गए थे, 4 लिपियों में लिखे गए थे, जिसमें शामिल थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। तो इन 4 लिपियों में ही जो अशोक के शिलालेख हैं उनको लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ लुम्बिनी में जो कर था उसको भी इसने 1/8 कर दिया था, यानी लुम्बिनी में कर की छूट दी थी। तो बौद्ध धर्म के लिए जितना भी जो भी हो सका था वो सम्राट अशोक ने किया, प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। और साथ ही साथ अन्य जो भी मदद हो सकती थी प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के, वो सभी किया सम्राट अशोक ने। इसीलिए एक बड़ा रोल माना जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक का। और फिर जैसे ही सम्राट अशोक की मृत्यु होती है तो सम्राट अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। और फिर एक शासक आता है बृहद्रथ शासक, जो कि अंतिम शासक है मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। तो इसके ही सेनापति, यानी इसका सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, ये सेनापति हुआ करता था बृहद्रथ का, जो कि अंतिम शासक हुआ मौर्य वंश का। और अशोक की मृत्यु के बाद ही मौर्य वंश का पतन हो गया, मौर्य वंश पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो गया। और इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और फिर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। तो हमने कल भी देखा था अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी में कब्जा किया। और उससे पहले हमने देखा घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य वंश की स्थापना की। इसी प्रकार से आप देखते चलेंगे कि जो शासक हैं वो अपने पिछले राजा की हत्या करके फिर वहाँ से नए वंश की स्थापना करते हैं। तो इससे आगे की जो स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, यानी मौर्योत्तर काल के जो वंश होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और साथ ही साथ अब हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे ही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी हम TCS पैटर्न पर आधारित, TCS पैटर्न जो कि जो बैंकिंग या SSC की एग्ज़ाम्स होते हैं इसी TCS के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो TCS पैटर्न जो कि लागू हुआ है 2017 से, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो उनको हम टॉपिक वाइज करते हुए चलेंगे। यानी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी 2018, 2019, 2020 में पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, SSC एग्ज़ाम्स में,
तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।